हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया था। यानी जो आपका पूरा प्रशासन का टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। सारी वीडियो सीक्वेंस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो चलिए हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं आज। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था। देखिए, मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज का यात्रा वृत्तांत इंडिका, अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी जो मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से होती है। तो कौटिल्य की एक रचना है अर्थशास्त्र, यहाँ से प्राप्त हो जाती है जानकारी। मेगस्थनीज की रचना है इंडिका, यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ये कलर थोड़ा सा जो है कि कौन सा कलर लूँ, चलिए ये कलर लेके देखता हूँ। तो अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, अशोक का अभिलेख हो गया, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इन सभी स्रोतों से जो है हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया, जैसे दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी। कारीगर व शिल्पी एक ही में है। फिर सैनिक, फिर निरीक्षक तथा सभासद। यानी कि 7 जातियों में मेगस्थनीज ने बताया भारतीय समाज को। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर व शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की बताई जाती है। अब बात करते हैं दास व्यवस्था के बारे में। मेगस्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो याद रखिएगा, जो मेगस्थनीज है यानी जिसने इंडिका लिखी है और जो स्ट्रैबो है, ये सब यूनानी शासक थे। तो इन्होंने बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। त्रिपिटक यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 4 प्रकार के तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में दास तथा कर्मकार का उल्लेख मिलता है, जबकि मेगस्थनीज और स्ट्रैबो ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है अपनी रचनाओं में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो दास व्यवस्था आपको समझ में आ गया। तो त्रिपिटक में 4 प्रकार के दास, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। मेगस्थनीज और स्ट्रैबो कहते हैं कि दास व्यवस्था थी ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है। शिलालेखों में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग स्त्रियों की दशा के बारे में बात करते हैं। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष यानी तलाक लेने का अधिकार था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है, ये भी याद रखिएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में एक शब्द का प्रयोग किया है मोक्ष, लेकिन वो मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयोग किया है। आज का जो मोक्ष है इसके अर्थ में नहीं। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। याद रखिएगा, विधवा विवाह जो था वो प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकती थीं, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। यानी कुछ विधवाएं होती थीं अपना विवाह नहीं करती थीं, स्वतंत्र जीवन जी सकती थीं, उनको छंदवासिनी कहा गया, जबकि विधवा विवाह प्रचलित था। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी और उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थीं और इनके कार्यों का निरीक्षक गणिकाध्यक्ष करता था। यानी जो इनके कार्यों का निरीक्षण है वो कौन करता था? गणिकाध्यक्ष। मैंने जब आपको प्रशासन पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो 26 अध्यक्ष हैं उसमें एक अध्यक्ष था गणिकाध्यक्ष।
ये वैश्याओं से संबंधित जो भी मामले होता है उसका देख रेख करता है। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थी। संभ्रांत का मतलब जो उच्च घर की स्त्रियां होती थी वे घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। अनिष्कासनी का मतलब जो निष्कासित न होती हूँ, यानी घर से बाहर न निकलती हूँ। मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, जो यूनानी लेखक हैं वो उत्तर पश्चिम में सैनिकों की जो पत्नियां थीं उनके सती होने का उल्लेख करते हैं, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था समाज, आपको मैंने पढ़ा दिया। आगे हम लोग थोड़ा सा धार्मिक स्थिति के बारे में बात कर लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।